हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। तो मैं अमित राठौर आपका स्वागत करता हूं फार्मेसी विद अस पर। चलिए, पिछले लेक्चर में बात की थी सोडियम की और इस लेक्चर में बात करते हैं कैल्शियम की। जी हाँ, ये चैप्टर चल रहा है मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स वाला। मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स वाला चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 और बी फार्म का ये चैप्टर है। इससे पहले एसिड बेस एंड बफर पढ़ाया है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत जो है ज़रूरी भी है, एक पर्पस ऑफ लाइफ की ज़रिए भी और वैसे भी। तो मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत कंसाइज मैनर में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। किताब में बहुत वास्ट मैनर में दिया गया है। अगर इस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे तो शायद पूरे नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया था, जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, जो कि अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाते हैं। तो कैल्शियम की बात करते हैं। आइए, कैल्शियम। तो कैल्शियम का लोकेशन कहाँ पाया जाता है सर? कैल्शियम पाया जाता है 1% एक्स्ट्रा सेलुलर। आपको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होती है सेल के बाहर, यानी एक ऐसा आयन है जो कि सेल के बाहर पाया जाता है, नॉट सेल के अंदर। अगर इंट्रा सेलुलर वर्ड आया, एक्स्ट्रा अगर बना है तो एग्जिट से बना है। एग्जिट मतलब बाहर, जो सेल के बाहर है ना। 1% एक्स्ट्रा सेलुलर, 1% इसका। अगर ये मान के चलूं कि 100% कैल्शियम है शरीर के अंदर, जिसकी मात्रा 100% मान के चलिए, जितना भी अमाउंट आपने खाया लमसम 100% है, तो उसमें से 1% अगर निकाल दूं तो 1% रहेगा एक्स्ट्रा सेलुलर में, और बाकी का 99% आपका बोन और टीथ में के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं काम आता है ना। बाकी 99% आपकी हड्डियों में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो कि बोन डेंसिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कोई बेड पे से गिरा और उसकी हड्डी टूट गई, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी बोन डेंसिटी कम होती है, हड्डी की डेंसिटी कम होती है। और हड्डी की डेंसिटी में एक कारगर होता है कैल्शियम। ठीक है, अब फंक्शन की बात करते हैं बच्चों। फंक्शन, पहला ही फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, जो कि आपको याद रहना चाहिए। ब्लड क्लोटिंग में आपने सुना होगा प्रोथ्रोम्बिन से, फैक्टर वैक्टर नहीं बताऊंगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, जिसके कारण हमारा ब्लड जो है क्लोट होता है। ठीक है, एक थक्का बनता है रक्त का, तो उसमें कैल्शियम बहुत जो है क्रूशियल रोल जो है अदा करता है। ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है। दूसरा, मसल कंट्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा एक्टिन मायोसिन फाइबर्स तो है ही, पर कहीं ना कहीं मसल कंट्रैक्शन में जो है कैल्शियम बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। ठीक है। तीसरा, रिलीज ऑफ ACH फ्रॉम न्यूरॉन्स। देखिए, आपका ब्रेन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं बच्चों? जो सर्जरी करते हैं उसको बोलते हैं न्यूरो सर्जन। न्यूरो, तो ब्रेन में जो सेल अगर है, मोटी बात करें, उसको नाम दिया न्यूरॉन। क्या नाम दिया? न्यूरॉन। क्या नाम दिया? न्यूरॉन। जैसे जो आपके दिल में सेल है उसको बोलते हैं कार्डिक सेल, उसी तरीके से उसको न्यूरॉन बोला। ठीक है, तो रिलीज ऑफ ACH क्या है? एसिटाइल कोलिन। क्या है? एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। और न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए। अभी फर्स्ट ईयर के लिहाज से तो इतना ही आप सीखिए। ठीक है, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, यानी अगर ये एक न्यूरॉन था, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, तो मान लो ACH जो है रिलीज फ्रॉम ACH के लिए कैल्शियम कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आप आगे फार्माकोलॉजी के अंदर जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। अभी तो इतना ही याद रखें, रिलीज ऑफ ACH फ्रॉम न्यूरॉन। दूसरा, बोन एंड टीथ की फॉर्मेशन में कैल्शियम बहुत मदद करता है। आपके दांत, मेरी हड्डी, हर एक मानव की हड्डी, हर एक हमारी हड्डी, ये मान के चलिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत मेन है। तो कैल्शियम कहते हैं ना, कैल्शियम दांत वांत भी नहीं आते तो कैल्शियम की गोलियां ले जाते हैं लोग और ये सब। ठीक है, तो अब आया एक टर्मिनोलॉजी, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो मतलब कम, जहां भी हाइपो आया उसका मतलब कम हो गया बच्चों। और कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की बात कर रहा है। तो अगर कैल्शियम का लेवल कम है
उस कंडीशन को या उस बीमारी को, उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं, ऐसी स्थिति जिसमें शरीर में कैल्शियम की लेवल डाउन है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, आपसे पूछा हाइपोकैल्सीमिया क्या है तो आपको याद रहेगा। रीजन क्या है? लोअर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी और डेफिशिएंसी, यानी विटामिन डी, आपने देखा होगा कैल्शियम की जो गोलियां आती हैं विटामिन डी के सॉल्ट के साथ आती हैं, यानी विटामिन डी के साथ आती हैं। आप कभी भी पढ़िए जो कैल्शियम की दवा है उसमें विटामिन डी आता है ना। और विटामिन D3 के कैप्सूल भी लेते हैं काफ़ी सारे लोग हफ्ते में एक बार, वो 60,000 के में जो आते हैं। जी हाँ, लोअर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी एक इसका रीज़न है, इस चीज़ का, इसको होने का। समझ में? अगर एब्जॉर्प्शन विटामिन डी का लोअर होगा तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालेगा इस पर। वहीं कैल्शियम को, यानी अगर इसका मैं बोलता हूँ, एक फॉर्मूला याद रखिए, मैथ यहाँ भी लगा दी सर, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम लेवल है। यानी विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन एबी एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल बढ़ेगा और अगर विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कम होता है तो कैल्शियम लेवल घटता है। दूसरा रीजन बोन कैंसर, आपकी बोन में अगर कैंसर है तब सिम्टम्स स्पाज्म और कन्वर्जन, ऐसा भी देखने के लिए मिलता है। अगर यदि ज़्यादा है कैल्शियम के लेवल कम है, साथ साथ बोन डेंसिटी तो घटेगी, इसके साथ साथ कन्वर्जन यानी दौरे वोरे इस चीज़ों का भी हो सकता है। एक ये कंडीशंस, कन्वर्जन वाली कंडीशंस जो है क्रिएट हो सकती है। और इससे बचने के लिए फिर मरीज को एंटी कन्वर्जेंट ड्रग दी जाती है, मतलब जो दौरे के उपचार में जो काम की जाती हैं, या जो एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है एपिलेप्सी में जो दी जाती है वो, अगर कन्वर्जन है, किसी कन्वर्जन की बात की है, तो सिम्टम की बात कर रहे हैं यानी लक्षण की बात कर रहे हैं। दूसरा हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर जहाँ आया तो ज़्यादा से मतलब है ज़्यादा है वो, कैल्सीमिया यानी कैल्शियम ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है? हाइपर विटामिनोसिस, यानी अगर आप विटामिन डी ज़्यादा ले लें या विटामिन ज़्यादा ले, और उसमें कैल्शियम तो किससे जुड़ा है? विटामिन डी के लेवल बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट एक तली में, एक चीज़ में, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस जब भी है, अगर ज़्यादा है तब भी इम्बैलेंस है, और अगर कम है तो तब भी इम्बैलेंस है। अगर आप कम बोलते हैं तब भी दिक्कत है, और ज़्यादा बोलते हैं मेरी तरह तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, रीज़न तो बता दिए, जैसे कि बोन नियोप्लास्टिक डिजीज, ये भी एक तरीके का कैंसर ही है। नियोप्लास्टिक जहाँ आ गया तो कैंसर मान के चलिएगा। बोन नियोप्लास्टिक डिजीज, इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? मसल वीकनेस, आपकी मसल वीक पड़ जाती है बहुत ज़्यादा, कॉन्स्टिपेशन जैसे भी सिम्टम्स आते हैं, और कार्डिक इनरेगुलरिटीज। हाँ, कैल्शियम आयन कार्डिक रिदमिक और ये सब उनके लिए तो बहुत जिम्मेदार है। अगर ऐसा इसका लेवल इस तरीके से होगा तो कहीं ना कहीं कार्डियक इनरेगुलरिटीज आएंगी। उस इनरेगुलरिटीज में ये भी हो सकता है कि दिल की धड़कनें बढ़ें या घटें या जो भी हो। तो आई होप आपको एक पूरा लेक्चर समझ में आया हो, शॉर्ट बनाया था। तो फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए यार, फैलाइए, और जितना भी टाइम मिलता है तो कर लेते हैं यार। और उधर सर भी कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ अब अमित राठौर को दीजिए इजाज़त।